नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस बूथ चलो अभियान चला रही है। बूथ चलो अभियान के तहत प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बिलासपुर के राजेंद्र नगर पहुंचे, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। और बूथ कमेटी की बैठक ली है। आज दूसरी प्रदेश से आज हमारे ब्लॉक में एक है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आह्वान हुआ था और उन्होंने ब्लॉक के माध्यम से जितने भी यहाँ के बूथ के पदाधिकारी, सेक्टर के पदाधिकारी और बूथ कमेटी के जितने साथी आए थे उनसे सभी की जानकारी ली गई। किनके वार्ड में कितनी महिला है, कितने पुरुष है और सरकार की जो योजनाएं हैं वह उनके जनता तक पहुंचाना है। बहुत ही गौरवशाली पल है, न केवल बिलासपुर संभाग के लिए, बिलासपुर विधानसभा के लिए, वरन हम सभी वार्डवासियों के लिए, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री किसानों के मसीहा रहे मुख्यमंत्री ने बिलासपुर राजेंद्र वार्ड से कांग्रेस पार्टी के चुनावी संग्राम का संग बजाकर शुरुआत की है। देखने रूप में आप चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने बातों में कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में बूथ चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। बिलासपुर रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम निवास में कार्यक्रम के दौरान लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। हमारी सरकार ने सिर्फ 3 महीने में 80 करोड़ रुपए लोगों के खाते में डाले हैं, जबकि बीजेपी ने 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ 90 करोड़ बेरोजगारी भत्ता दिया। सीएम ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 4 साल 4.5 साल तो हो गए हमको सब समय, और सब सड़क गड्ढे गड्ढे हो गए। इसका मतलब रमन सिंह ने 15 साल में कोई काम नहीं किया, स्वीकार करते हैं क्या? बिलासपुर में 5 सालों में लगभग हम 16,000 करोड़ की राशि सड़कों के लिए वितरित की, और जो सरगुजा रायगढ़ में जो सड़कें खराब होती थी, आज सब सड़कें सुधर गई है। बस्तर में जाइए, अंदरूनी क्षेत्रों में वहां सड़कें बन गई, चाहे बीजापुर हो, चाहे छिंदगढ़ हो, नारायणपुर की बात करें, चाहे वो केसकाल की बात करें, कोडागांव की बात करें, सभी सड़कें अंदरूनी क्षेत्रों में भी पक्की सड़कें बनी है। ठीक है, थैंक। छत्तीसगढ़ में तकलीफ रमन सिंह, क्योंकि जोगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और कांग्रेस पहले एकजुट है, एक बार हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। और दिल्ली के भाग से छीका बार नहीं टूटता। आदेश को लेकर भी बोला था कि अभी मुख्यमंत्री निवास में 2 बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें बेरोजगारी भत्ता के तीसरे किस्त हमने जारी की, और अब तक के लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई 3 महीने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में केवल 98 करोड़ बांटे गए। 15 साल लोग राज किया और 98 करोड़ बेरोजगारों को। हमारे 3 महीने में 80 करोड़ पार कर दिया, 4थे महीने वो भी आंकड़ा पार हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वहां कौशल प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है, और अभी तक के 4,000 लोगों को जॉब भी दे दिया गया है, खुद के रोजगार या फिर प्लेसमेंट में कहीं रोजगार मिला है। तो इस प्रकार से ये भी पीछे काम चल रहा है। उसी प्रकार से आवास में 155 करोड़ रुपए की राशि आज जारी की गई, किसी की प्रथम किस्त का, दूसरी किस्त का, तीसरे किस्त का, तो इस प्रकार से राशि जारी कर दी गई है। और आवास के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि 2011 के जनगणना के आधार पर लोगों को दिया जाता है, और इस बीच में जो 12 साल 13 साल हो गए, इस बीच में बहुत सारे और पात्र हितग्राही हैं, उसका सर्वे नहीं होने के कारण से उन लोगों को इसका लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है, वो सर्वे पूर्ण हो चुका है। अब उसके एनालिसिस का काम चल रहा है, और जैसे एनालिसिस आएगा उसके हिसाब से फिर आगे योजना बनाई जाएगी। आवास की राशि हस्तांतरित तो 155 करोड़ रुपया गया है भाई, हजारों लोगों को। ये कैसे झूठ हो सकता है? उसके दिमाग में कुछ लोचा है, लगता है केमिकल लोचा हो गया है। वो तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं।
तभी तो बार बार प्रभार बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में, सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा तीन भरोसा नहीं चलेगा, दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हुए हैं। लोकसभा को फोकस कर रहे हैं, कुल मिला के विधानसभा छोड़ के लोकसभा पे 11 सीटों में ये आपका आकलन हो सकता है, हम तो लेकिन पहले विधानसभा उसके बाद लोकसभा दोनों देख रहे हैं। राहुल गांधी आप रोके तभी थी मीडिया हाइप मिला, तो गलती तो आपकी है, आप क्यों रोके? वो तो मिलने जा रहे थे पीड़ित लोगों से, क्यों रोकना था आपको? तो हेमंता अपने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह नहीं दे सके चुनाव के लिए। अब 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल नेपथ्य में धकेल दिया गया है, नए चेहरे को अवसर दे नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री के चेहरे में कर्नाटक में चुनाव लड़के देख चुके हैं, हिमाचल में लड़के देख चुके, जबकि वहां मुख्यमंत्री दोनों जगह मुख्यमंत्री थे, तब वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो यहां तो वो सत्ता ही नहीं। अब पहले 15 सीट थी, फिर 14 हो गया, 13 रह गए। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी अब केंद्रीय नेतृत्व भी आपके यहाँ झूठ बोल रहे हैं, जो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। ये राहुल गांधी मणिपुर। पीएम मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साइंस कॉलेज मैदान में बड़ी सभा हो सकती है, साथ ही इस दौरान 2 लोकार्पण कार्यक्रम भी हो सकते हैं। कार्यक्रम आया है जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। 7 तारीख को कार्यक्रम आया है जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। 7 तारीख को उनका कार्यक्रम होगा सुबह 10 सवा 10 बजे। कार्यक्रम आया है जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। 7 तारीख को उनका कार्यक्रम होगा सुबह 10 सवा 10 बजे। कार्यक्रम आया है जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। 7 तारीख को उनका कार्यक्रम होगा सुबह 10 सवा 10 बजे। कार्यक्रम आया है जिस जिला नारायणपुर के ग्राम गरांजी में स्थित अंकुरी गाड़ा समाज भवन में गुरुवार को जिला कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया था। इस जिला कार्यकारिणी को जिला अंकुरी गाड़ा समाज के नवीन जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारी को तिलक चंदन व फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि जिला अध्यक्ष एवं महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पद नियुक्ति की गई थी। मेरा नाम बजारूराम सोरी है। नवनियुक्त अंकुरी गांडा समाज जिला नारायणपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समाज की उन्नति, समाज में संस्कृति, पूर्वजों से हमारा जो समाज बनाया गया है उसको बरकरार रखने के लिए समाज में काम करेंगे। गठन करके उनको उनकी उन्नति, उनकी शैक्षिक योग्यता, उनको बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार, उनको व्यवसाय क्या करना चाहिए इसकी जानकारी जो है ना युवा प्रकोष्ठ। जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में बीजेपी वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण सरकार की नाकामी बताया है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए अजय गंगवानी मीडिया समन्वयक ने बताया कि इससे पहले भी बीजेपी द्वारा जुलाई 2022 नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने 84 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों ने पूरी दमदारी और पूरी तैयारी से जवाब दिया। तत्कालीन जो अविश्वास प्रस्ताव था उसका मतलब कुछ नहीं रहा। के पास ये संवैधानिक अधिकार होता है कि वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के पैसे को लूटने वाली यूनिपोल घोटाला, रेत घोटाला, कोल घोटाला, शराब घोटाला, राशन घोटाला,
और ऐसे कई प्रकार के घोटाले करके जनता के हक के पैसे लूटने वाली ये कांग्रेस सरकार अब विश्वास खो चुकी है। और ये एक संकेत मात्र है जो प्रस्ताव हम लाने वाले हैं कि अब आने वाले समय में कांग्रेस अगले चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारेगी और जनता के साथ जो वादा खिलाफी हुई, जो विश्वासघात किया गया, इसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि जनता पर मोदी की मार, राहड़ दाल 150 के पार। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पहले शैलजा जी के साथ आपका जो मतभेद चल रहा है उसे सुलझा लीजिए, फिर प्रदेश के मुद्दों पर बात करिए। आपने अलग महामंत्री नियुक्त कर रखा है, प्रदेश प्रभारी ने अलग महामंत्री नियुक्त कर रखा है। और जहां तक महंगाई की बात है, 2004 से लेकर 14 तक 10 साल यूपीए की सरकार थी, डबल डिजिट में महंगाई की दर रहती थी और इसी महंगाई से त्रस्त आकर जनता ने आपको विदा कर दिया। इसीलिए झूठ बोलकर आप सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। झूठा प्रचार बंद करिए और अपने पहले आपसी विवाद सुलझा लीजिए, उसके बाद आप ये सब बातें करिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अविश्वास प्रस्ताव की तरफ पहली बार नहीं लाया जा रहा है। इसके पहले भी जुलाई 2022 में जो धरमलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष थे, उनके नेतृत्व में लाया गया था। 84 बिंदुओं में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने पूरी दमदारी से, पूरी तर्कपूर्ण ढंग से उनके जवाब दिया, जिसका नतीजा था कि तत्कालीन जो अविश्वास प्रस्ताव था वो अंधे मुंह गिरा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के नेताओं पे दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किसी प्रकार से भरोसा नहीं जता रहा है। इसी का परिणाम है कि मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी सक्रियता दिखाने के लिए, अपने आप को सक्रिय दिखाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, वो जानती है कि इस बार भी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वो आने मुंह गिरेगा, क्योंकि ना इनके पास मुद्दा है न बहुमत है। तो ये जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं, मैं भी जानता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि ये सिर्फ 4.5 साल में एक भी तथ्यात्मक आरोप लगाने में पूरी तरह विफल रहे। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बात करते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भाजपा की रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार किया था कि भैया आप 1 साल के लिए भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, अगर 30 साल तक हमारी सरकार को खिला नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, खून में जो भ्रष्टाचार है वो नहीं निकल पाएगा। लगातार देखिए 36,000 करोड़ का नान घोटाला, आज इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला, आज पनामा पेपर्स, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, चिटफंड घोटाला। मैं घोटालों की लिस्ट करूंगा तो पूरी जो मेरी बाइट है वो खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कौन 15 साल की कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की सरकार थी, कौन वादा खिलाफी करता रहा और कौन 4.5 साल में 36 बूंदों में से 31 बूंदों के वादे पूरा कर रहा है, जिसका परिणाम है कि नगर निगम के चुनाव, 83 पंचायत चुनाव, 5 विधानसभा के उपचुनाव में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। तो आने वाले अविश्वास प्रस्ताव आने मुंह गिरने वाला है, ये भाजपा के नेता भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बीजेपी की ओर से संपर्क से समर्थन महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोकसभा पर कई आयोजन तय किए गए हैं, जिसके तहत पश्चिम विधानसभा अंतर्गत स्थित ऑडिटोरियम में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विगत 9 सालों से जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर भारत में निर्वासरत हर वर्ग को मिल रहा है। रायपुर में बेरोजगारी भत्ता योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही राशि अंतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उपस्थित युवा और खेल विभाग के मंत्री भाई उमेश पटेल जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय रामपुकार सिंह जी, आदरणीय एसीएस सुब्रत जी, आदरणीय शुक्ला जी, सभी अधिकारीगण, और मैंने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाई अरुण वोरा जी, अनूप नाग जी, शकुंतला साहू जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय खेल साय सिंह जी, आदि बाबा और बहुत सारे हमारे साथी चंदन कश्यप जी, सब लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और यहां जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवा साथियों का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों,
बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 1,16,737 शिक्षित बेरोजगारों को 31,69,60,000 रुपये की राशि का अंतरण किया गया और कुल मिला के 3 महीने में 80,64,25,000 रुपया अभी तक दिया जा चुका है। 3 महीने में 80 करोड़ पार कर गए, जबकि आपको स्मरण होगा कि पिछली सरकार में, बीजेपी की सरकार में 2004 से 7 से शुरू हुआ, 6 से शुरू, क्षमा चाहूंगा, 2006 17 तक 13-14 साल में ये केवल ये 98 करोड़, 4 से शुरू हुआ, 6 से शुरू हुआ, हाँ जी, 13-14 साल में ये केवल 98 करोड़ बांटे थे। मतलब अगले महीने जब हम लोग देंगे तो उनसे वर्षों में जो बांटे उसे हम क्रॉस कर जाएंगे 4 महीने में। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जब कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो मैंने पिछले समय भी कहा था कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता बांट रहा हूं, मुझे खुशी तब होगी जब लोगों के हाथ में रोजगार होगा। और आज 1 महीने के भीतर में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार दिया गया, कौशल प्रशिक्षण दिया गया। मैं अभी केसकाल विधानसभा गया था तो वहां 500 युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार प्रदान किए। आज भी हुआ, वर्चुअली जुड़े सभी कलेक्टर इसको प्रदान किए। तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे, जैसे कि शुक्ला साहब ने जो बात बताई आपको कि अभी सरकारी भर्तियां भी चल रही है, सारे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके कारण से प्रशिक्षण में नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से शासकीय नौकरी पहली प्राथमिकता, उसके बाद दूसरी। तो इसलिए तमाम हमारे युवा साथी उसकी तैयारी कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि जितने भी खाली पद थे, यही की बात है कि जैसे हमको अनुमति मिलेगी, एक लड़का खैरागढ़ का था, उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं कब शुरू करेंगे, वैकेंसी कब निकालेंगे, और उसी दिन की बात है और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद विज्ञापन के अंबार लग गए, भर्तियां शुरू हो गई, परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो अवसर हम लोग युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं और इसीलिए एक तरफ शासकीय भर्तियां खोले हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता और तीसरी तरफ प्रशिक्षण, ताकि जिंदगी भर लोग बेरोजगार न रहें। युवा के सामने बहुत सारे अवसर होते हैं, वो क्या करूं क्या नहीं करूं, इस जॉब को लूं उस जॉब को लूं, एक ट्रेड में ट्रेनिंग लूं कि उस ट्रेड में ट्रेनिंग लूं, इस प्रकार की उहापोह रहती है। जब वहां जाते हैं और जब हमारे प्रशिक्षक बताते हैं तो उनको लगता कि ये वाला डिपार्टमेंट मेरे लिए अच्छा है और फिर युवा उसमें जुड़ जाता है। और यदि आप कोई ठान लें तो कोई भी लक्ष्य है उसे हासिल करने में आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, कोशिश हमारी यही है कि सबको रोजगार मिले, सब खुशहाल रहे, ये हमारी प्रयास और इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है, उसके तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 11,76,147 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और राज्य शासन द्वारा अपने अंश के राशि 5,117 करोड़ रुपए उपलब्ध भी करा दिए गए। इस प्रकार से सभी बेघर और गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है।
आज इस योजना के अंतर्गत 151 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसमें 22,126 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 55 करोड़ 12,000 और 12,455 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त के रूप में 55 करोड़ और 7,477 हितग्राहियों की तृतीय किस्त के रूप में 31 करोड़ एवं 7,099 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए की राशि जारी किया गया। अब तक कुल अनुसूचित जाति के 4,77,000, अनुसूचित जनजाति के 2,25,000 और अल्पसंख्यक वर्ग के 5,419, दिव्यांगजन 960 तथा अन्य वर्ग के 4,66,226 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,87,915 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रगति के आधार पर किस्तों की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की जा रही है। आदरणीय साथियों, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये 2011 के जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर इन आंकड़ों के आधार पर राशि वितरित की गई, लेकिन आज 2023 हो गया, 12 साल बीत गए, नए हितग्राही तैयार हैं। हम लोग जब भी दौरे में जाते हैं तो हितग्राही बहुत सारे साथी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमको भी आवास चाहिए, आवास के लिए राशि चाहिए। और तब हम जब जिला पंचायत के सीईओ, जनपद के सीईओ से बात करते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि 2011 के जो सूची है उसमें इनका नाम नहीं है। भारत सरकार को अनेक बार हमने पत्राचार किया, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। हमने अनुरोध किया कि 10 साल के अंतराल में जब जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण होता है तो इसको भी करा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक 2 साल बीत गए। 2021 में कराना था, लेकिन 2023 तक के अभी तक के जनगणना के शुरुआत नहीं हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के, आवासहीन लोगों के डिमांड को देखते हुए हमने आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू की, जहां आवास के लिए भी सर्वे किया और उसी दिन आपके बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन, उस पोर्टल हमने ऑनलाइन शुरुआत की। दोनों कार्यक्रम एक साथ किए। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण के कर लिया गया है, अब उसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है और जैसे उपलब्ध होगा भारत सरकार से हम एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि जो पात्र हितग्राही हैं उसके लिए भी राशि दें, अन्यथा छत्तीसगढ़। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।